हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबकी सीटेट की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग सीटेट पेपर 1 के मैथ का डिस्कशन कर रहे थे, उसके प्रीवियस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे और साथ में उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो भी मैं आपको बताते चल रहा था और आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था ताकि आप एक सिस्टमैटिक वे से मैथ को तैयार कर सकें। आपको कितना पढ़ना है इस हिसाब से आप उसको तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कल हमने क्वेश्चन कितने किए? 45 किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे 45 से आगे। आज हम 15 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, एज पर NCF 2005 टीचिंग ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन देम, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज एक्सेट्रा एट प्राइमरी लेवल कैटर टू। क्या कर अकॉर्डिंग टू NCF आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? नंबर सिखा रहे हैं, ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़, आप क्वांटिटीज़ को कैसे मेज़र करते हैं, जैसे केजी में हो गया, लीटर हो गया, ये सब को यूनिट्स हैं मेजरमेंट की। तो ये सब चीज़ आप सिखा रहे हैं। तो बात कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? आप प्राइमरी लेवल पे ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे तो ये उस बच्चे के किस चीज़ को कैटर कर रहा है? नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एम टू मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट्स प्रोसेस, एम ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स। देखिए ये तो नहीं ऑप्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मेन बात है नैरो है कि हाई है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है और गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तो भाई आप प्राइमरी लेवल पे उनको इतनी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे कि अगर पढ़ाएंगे तो उनको कुछ एग्जाम्पल लेके पढ़ाएंगे, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू उनको आप समझाएंगे, ना कि आप उनको सीधा ऑपरेशन बता देंगे, मेजर कैसे क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जाता है, नंबर सिस्टम क्या होता है। अब प्राइमरी लेवल पे इतना बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है तो उसका एक अलग तरीका होता है। जैसे बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाना है तो फ्रैक्शन आप डायरेक्ट फ्रैक्शन थोड़ी स्टार्ट कर देंगे। आप फ्रैक्शन के लिए बच्चों को जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, किसी टॉफ़ी का एग्जाम्पल लेंगे कि कोई फ्रूट का एग्जाम्पल लेंगे, उसको आप कट करेंगे 4 पीस में, फिर बच्चों को कहेंगे एक पार्ट आपने खा लिया तो कितने पार्ट बचे, इस टाइप से आप बच्चों को समझाएंगे। ठीक, तो ये जो कर रहा है उनके किसको कह रहा है? नैरो एम को बता रहा है। टीचिंग मैथमेटिक्स है तो ये उनके नैरो एम को किसके संकीर्ण उद्देश्य को बता रहा है और ये बच्चे के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। In class 3, a teacher asks the student to add 4, 5, 6 to and 7 to 8. A student respond to the question as follow. क्या कह रहा है कि क्लास 3 के में टीचर ने बच्चे से पूछा आप इसको ऐड करिए, तो बच्चे ने इसको ऐड किया। ठीक है, अब द रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट दैट चाइल्ड लाइक, अब ये जो उसका रिस्पॉन्स दिखा रहा बच्चे का कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। स्किल ऑफ एडिशन, क्या बच्चों को एडिशन कराना नहीं आता ना, इसको तो आता है, वो कर रहा है एडिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू हो सकता है। स्किल ऑफ एडिशन बाय रीग्रुपिंग, देखिए ये कुछ नहीं। रीग्रुपिंग क्या होता है? जब इसको एडिशन का स्किल है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, भाई कॉन्सेप्ट अगर उसको पता है तो ऐसा गलत क्यों करेगा वो? मेन आता है प्लेस वैल्यू, तो इसका आंसर कौन सा होगा? प्लेस वैल्यू। क्यों होगा? अगर उसको प्लेस वैल्यू को आता होगा, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट उसको पता होगा तो ये सब चीज़ें तो उसमें ऑब्वियस आ रही हो। प्लस करना तो उसको आता है बट उसको प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट नहीं है कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर, ये उस कॉन्सेप्ट उस बच्चा लैक कर रहा है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 4 रेफर टू मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम क्या होता है? ये वर्ड आप लोगों ने नया सुना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पेडोगॉजी में पूछता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम क्या होता है पहले आप ये समझ लो। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप बच्चे को एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और एक टॉपिक आप पढ़ाते टाइम उसी टॉपिक से बच्चे को किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी नॉलेज मिल रहा है, दूसरे सब्जेक्ट को भी समझने में हेल्प मिल रहा है, तो इसे कहते हैं एक ही प्रॉब्लम से आप उसको मल्टीपल वे से समझा रहे हैं और बच्चा उसको मल्टीपल वे से समझ रहा है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को
रेफर कर रहा है। ड्रॉ द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फ्लैग। हो सकता है ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर, किसी गिवन फिगर का मिरर इमेज बनाना। हो सकता है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द, ये तो मैथ का ऑप्शन है तो ये तो नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें तो बच्चा लाइन गिनेगा। टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर, आपको लाइन ऑफ किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो ये मैथ का है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है। अच्छा, दो ऑप्शन, ड्रॉ द मिरर इमेज, आप मिरर इमेज जो जैसा देखिए आप वैसे ही बनाएंगे, तो ये भी एक हम उसको सही उतना अच्छा नहीं मान सकते। अतः ड्रॉ द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फ्लैग, ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? यहाँ पर बच्चा क्या करेगा भाई, फ्लैग बनाएगा वो, अगर वो फ्लैग बनाएगा तो लाइन खींचेगा, लाइन खींचेगा तो उसको कॉन्सेप्ट किसका होगा, मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद जब वो उस फ्लैग को देखेगा कि फ्लैग इस टाइप के होते हैं, तो फ्लैग का नॉलेज उसको किस में मिलता है, सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में उसको किसका नॉलेज मिलता है, फ्लैग का मिलता है। ठीक, और जो उसमें कलरिंग करेगा कि ग्रीन कलर कहाँ करना है, ऑरेंज कलर कहाँ करना है, तो इससे उसको किसका नॉलेज मिलता है, किसके बारे में वो समझता है, आर्ट के बारे में, कला के बारे में। तो एक चीज़ से बच्चा 3 सब्जेक्ट को समझ रहा है एक टॉपिक से, तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, कि जब बच्चा एक ही टॉपिक से कई चीज़ों को समझे, कई सब्जेक्ट्स उसमें कवर हो जाए, तो उसी को हम इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 द प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग ग्रिड इज ड्रॉन ऑन द स्क्वायर पेपर, ये कुछ फिगर बनाया गया स्क्वायर पेपर पे। दिस रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट, ये क्या शो कर रहा है, मतलब ये जो फिगर दिया है इससे क्या हमको पता चल रहा है, पोजीशन ऑफ नंबर ऑन अबेकस, अबेकस पे नंबर का पोजीशन पता चल रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, इक्विवेलेंस ऑफ टेंस एंड वंस, हाँ ये भी सही है, टेंस और वंस के बारे में हमको पता चल रहा है यहाँ से। मैथमेटिकल, तो ये मैथमेटिकल गेम तो नहीं, पहली बात तो ठीक, जो नहीं उसको सबसे पहले हटा दो, मैथमेटिकल गेम नहीं है ये। अब आता है पोजीशन नंबर ऑफ अपेकस और इक्विवेलेंस ऑफ टेंस एंड वंस, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन प्लेस वैल्यू। क्यों बेस्ट है, देखो भाई, इक्विवेलेंस ऑफ टेंस और वंस प्लेस वैल्यू में आता है, अगर बच्चा प्लेस वैल्यू समझ जाएगा तो वंस प्लेस को के इक्विवेलेंस और टेंस प्लेस के बारे में बता देगा कि वंस प्लेस कौन सा है, टेंस प्लेस कौन सा है, और इससे ही वो पोजीशन, नंबर की पोजीशन पे अबेकस भी बता देगा। और अगर उसको प्लेस वैल्यू पता चल गई तो अबेकस पे नंबर भी बता देगा कि किस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन ज़्यादा, इस जो फिगर है इससे हमको कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू का पता चल रहा है कि वंस प्लेस पे कितना है, 3 है, टेंस प्लेस पे कितना है, 3 है, तो ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिल्ड्रन एट प्राइमरी स्टेज आर एबल टू क्लासीफाई द गिवन शेप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू वेन हेलेल लेवल ऑफ ज्योमेट्री दे आर एट। क्या कह रहा है, प्राइमरी स्टेज पे बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को देख के आर एबल टू क्लासीफाई द गिवन शेप बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, मतलब उस चीज़ को देख के बच्चा उसके शेप को क्लासीफाई करता है, तो वो कौन से लेवल पे है वेन हिले की ज्योमेट्री। अब ये जो एक नया कॉन्सेप्ट है इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, मैं कल आपको इस कॉन्सेप्ट को अलग से बताऊंगा, वेन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्री क्या है। ठीक, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे अच्छे से, इसी पे एक वीडियो का छोटा सा। तो यहाँ बच्चा देख के उसका अपीयरेंस देख के बता रहा है, तो इसमें विजुअलाइज कर रहा है। एनालिटिक स्टेज कुछ नहीं होता, इनफॉर्मल डिटेक्शन, जब बच्चा देख के उसको शेप को क्लासीफाई कर दे रहा है, तो इनफॉर्मल क्या करूँगा आप, फॉर्मल डिटेक्शन भी कुछ नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन हो विजुअलाइज। आप विजुअलाइज लेवल पे हैं। ठीक, बच्चा जब देख के किसी चीज़ को क्लासीफाई कर दे रहा है तो विजुअलाइज करके बता दो, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा विजुअलाइज। यहाँ पे वो एनालिटिक नहीं कर रहा, विश्लेषण नहीं कर रहा, फिगरों में तो उसके पास कई फिगर नहीं है कि उसको वो विश्लेषण कर रहा है कि कौन सा फिगर इस शेप का है, ना ही वो इनफॉर्मली तरीके से उसको सोच रहा है, ना ही उसको फॉर्मूला औपचारिक तरीके से उसको समझ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर 50th क्वेश्चन भी यहीं पे 51, मैनिपुलेटिव मॉडल स्टैटिक पिक्चर रिटर्न सिंबल्स स्पोकन एंड रिटर्न लैंग्वेज रियल वर्ल्ड सिचुएशन और कंटेक्स्ट आर 5 वे टू रिप्रेजेंट। क्या कह रहा है, मैनिपुलेटिव मॉडल, जो मैनिपुलेटिव मॉडल है, स्टैटिक पिक्चर हो गया, रिटर्न सिंबल हो गए, स्पोकन एंड रिटर्न लैंग्वेज हो गया, रियल वर्ल्ड सिचुएशन हो गया,
और कॉन्टेक्स्ट हो गया कोई। तो 5A क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे के बारे में कि बच्चा अब अगर कोई स्टैटिक पिक्चर है तो उस पिक्चर को देख के बच्चों को क्या आइडिया आएगा, बच्चा क्या सोचेगा उसके बारे में मैथ के कॉन्सेप्ट में कि उसका शेप क्या है, उस पिक्चर में क्या-क्या चीज़ें ज्योमेट्रिकल वे में है, तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ तो उसमें नहीं होगा। आप कुछ प्रूफ तो कर नहीं सकते। रिटन सिंबल दिया है, रिटन सिंबल हो गया, बच्चा उस चीज़ को लिखित रूप में क्या समझता है, उससे उसको क्या थिंकिंग उसका क्या चिंतन करेगा उस पे वो। और रिटन लैंग्वेज, रिटन जो कोई चीज़ लिखी हुई आपको मिली है, उस पे बच्चे का क्या रिएक्शन होता है और जो रियल वर्ल्ड कोई सिचुएशन आप देंगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, उसके रिगार्डिंग उसकी क्या थिंकिंग पावर है। तो इससे उसका वैकैब तो नहीं बढ़ेगा, भाई पिक्चर से उसका क्या वैकैब बढ़ेगा? पिक्चर से उसका कोई वैकैब नहीं बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को यही पता चलता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसके विचार क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, ठीक? जब सोचने की बात आ गई तो उसमें आपको एक ही मिला थिंकिंग। थिंकिंग इसलिए ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि बच्चा कुछ सोच रहा है। इतनी सारी चीज़ें उसके कॉन्टेक्स्ट में है, तो जब इन चीज़ों को बच्चा सोचेगा इनके बारे में, तो सोच विचार करेगा कि कोई पिक्चर देख के, कोई सिंबल देख के, तो इसका ऑप्शन कौन-सा होगा? फर्स्ट होगा। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ बच्चा कुछ प्रूफ नहीं कर रहा है। मैथमेटिकल करिकुलम कुछ नहीं होता ऐसा। फिर मैथमेटिकल वोकैब्युलरी गणितीय शब्द भंडार क्या होता है? ये भी कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। After teaching the concept of division, a teacher created a mathematical wall in the classroom and asked the student to write any two division facts in the assigned column within 48 hours. क्या कह रहा है कि टीचर ने बच्चों को क्या सिखाया? डिवीजन का कॉन्सेप्ट सिखाया। जब डिवीजन का कॉन्सेप्ट सिखा दिया तो टीचर ने एक मैथमेटिकल वॉल बनाया और बच्चों को बोला कि इसको सॉल्व करो। बच्चों को ठीक, तो अंकित ने इसको डिवाइड किया, अंकुर ने ऐसे किया, तो ऐसे सब बच्चे करेंगे। तो ये एक्टिविटी क्या बताता है? ये एक्टिविटी दिस एक्टिविटी कैन हेल्प टीचर, ये बच्चों ये एक्टिविटी टीचर को क्या हेल्प करेगा? मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट नॉइज़ फ्री। ऐसा नहीं, टीचर ये सब चीज़ें नॉइज़ फ्री के लिए नहीं करता है। एंगेज द स्टूडेंट फॉर नेक्स्ट टू डे इन सब मैथमेटिकल पार्ट, नहीं ऐसा नहीं कि बच्चों को काम थोपने के लिए ये सब चीज़ नहीं करते। गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेशन टू एवरी चाइल्ड एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। कीप द रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ फैक्ट्स लर्न बाय द स्टूडेंट। अब उसको रिकॉर्ड भी हाँ कर सकते हैं, बच्चों को एंगेज करने के लिए भी कर सकते हैं। और देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें थर्ड वाला क्यों अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ बच्चे को खुद अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बच्चा उस चीज़ को खुद कर रहा है, खुद करके सीख रहा है। टू एवरी चाइल्ड एंड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से भी सीख रहे हैं और हर बच्चा अपना आंसर दे रहा है, अपने तरीके से डिवाइड को बता रहा है कि इसको हम इससे डिवाइड करते हैं हमको ये आंसर मिलेगा। तो ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व है, बच्चा उस एक्टिविटी को खुद कर रहा है इसलिए। तो इसका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, possible indicator pertaining to visual memory barrier hampering with learners mathematical performances। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक क्या होगा? मतलब जो बच्चा विजुलाइज कर रहा है उसको, मतलब कुछ चीज़ विजुलाइज करने को प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण उसका जो मैथमेटिकल परफॉर्मेंस वो प्रभावित हो रहा है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अच्छे से उस चीज़ को विजुलाइज़ नहीं कर पा रहा, उस फॉर्मूले को विजुलाइज़ नहीं कर पा रहा और ना ही उस चीज़ को, तो ये उसके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ रहा है। तो कौन-सा ऑप्शन इसके लिए अच्छे से उसको बता पा रहा है? डिफ़िकल्टी इन यूजिंग अ नंबर लाइन, डिफ़िकल्टी टू काउंट ऑन विदिन अ सीक्वेंस, डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग स्मॉल मैनिपुलेशन। स्मॉल मैनिपुलेशन तो हो सकता है बट नंबर लाइन नहीं होगा, काउंट ऑन विदिन सीक्वेंस ये भी नहीं होगा, ठीक? क्योंकि यहाँ उसके बात किसकी हो रही है? बात हो रही है उसके चक्षु की। चक्षु का मतलब होता है उसका जो मेमोरी, मेमोरी की बात हो रही है, उसके अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। और ये है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चे को गणित संबंधी तथ्यों साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, मतलब कि जब वो मैथमेटिकल जो फैक्ट्स हैं उसको रिकॉल नहीं कर पाता है, उसको समय पे याद नहीं कर पाता और उसको बताने में उसको दिक्कत होती है कि उसने चलो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट उसने पढ़ तो लिया, बट पढ़ने के बाद जब उसको
वो चीज़ें याद नहीं आ रही, हैम्पर करे और वो चीज़ें हैम्पर करेंगे तो उससे उसका परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होगा। तो ये बता रहा है उसके रिटेन मैथमेटिकल फैक्ट्स को कि वो कितना उसको याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है और उसको फिर उसको बताने में भी समय पर बताने में दिक्कत हो रही है। मतलब हो सकता है उसको पता, बट जिस टाइम पे उसको उस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे उसको बताने में दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ते हैं। टीचर इन क्लास 3 डिस्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग कार्ड्स एंड आस्क्ड द चिल्ड्रन टू मैच द सेम शेप। देखिए कुछ टीचर ने बच्चों को कुछ कार्ड दिए क्लास में और फिर पूछ रहा ऑब्जेक्ट, तो बच्चों को मैच करने के लिए बोला सेम शेप को मैच करो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गेम इज टू, बच्चों को क्या करें मैच करने के लिए आप सेम शेप मैच करिए। जैसे ये शेप इसके अकॉर्डिंग है, उसके बाद ट्रायंगल इसके अकॉर्डिंग है, रेक्टेंगल इसके अकॉर्डिंग, तो ये बच्चा मैच करेगा। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव इससे पूरा हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव इससे पूरा हो रहा है। मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंगेजिंग एंड जॉयफुल, हाँ हो सकता है इससे बच्चे एंगेज रहेंगे। हेल्प चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज सेम शेप इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, हाँ ये भी सही कि बच्चे को आप इससे बच्चे को हेल्प मिलेगा कि वो उस शेप को डिफरेंट अलग तरीके से अगर उसके सामने रखा जाए तब भी वो पहचान जाएगा कि वही शेप है, अगर उसको कितना घुमा के रखेंगे। इनहेंस आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है मैथ में, ऐसा थोड़ी होता है। मैथ में तो चीज़ें सामने होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, हाँ ये भी सही, बट प्राइमरी लेवल पे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी रूल आप थोड़ी उनको कॉन्सेप्ट देंगे। ये होता है एलिमेंट्री लेवल पे, बट प्राइमरी लेवल पे तो आप ये फिगर पर देख के उनको बोलेंगे कि कौन सा फिगर मैच कर रहा है। तो ये सबसे अच्छा कर रहा है बच्चों को कि इससे क्या होगा, बच्चे को उस शेप को याद करने में उनको हेल्प मिलेगी। उसको अगर आप घुमा के देंगे तब भी उसको पता चल जाएगा कि अगर इस फिगर में घुमा के देंगे तब भी ये सेम वही फिगर है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पर उनको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। कहाँ एंगेजिंग ठीक है, मैं जॉयफुल वहाँ आनंददायक बनाने के लिए टीचर ने ऐसा नहीं किया है। टीचर ने ऐसा इसलिए किया कि ताकि बच्चे उस शेप को समझ सकें, और इस शेप को अगर हम किसी और वे में पूछें तो भी बच्चे समझ सकेंगे ये इस शेप को क्या कहते हैं। ठीक, स्क्वायर को कैसे क्या कहते हैं, स्क्वायर को अगर मैं हल्का क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, बट इसकी प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होंगी, शेप तो वही रहेगा इसका स्क्वायर। तो ये चीज़ें बच्चे को टीचर समझाना चाहता है, तो इस गेम का ऑब्जेक्टिव यही है। तो इसके लिए यही कि हेल्प चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज सेम शेप इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन में बच्चे उस शेप को रिकॉग्नाइज कर सके, समझ सके, इसी बात इसमें टीचर चाहता है। जियो बोर्ड इज एन इफेक्टिव टूल टू टीच, जियो बोर्ड क्या बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्यों इतना इफेक्टिव टूल है ये। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लाइक रे लाइंस एंगल पढ़ाने के लिए, हाँ हो सकता है। ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड द प्रॉपर्टीज, ये पढ़ाने के लिए हो सकता है। डिफरेंट बिटवीन 2D एंड 3D शेप, डिफरेंस करने के लिए नहीं हो सकता है। मतलब डिफरेंस करने के लिए आप सारे शेप्स को बच्चों को डिफ्रेंशिएट थोड़ी करा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हाँ पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अभी देखो आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है जियो बोर्ड, ऐसा कुछ होता है। ठीक, जियो बोर्ड आप यहाँ से कोई शेप बना सकते हैं, जैसे ये लिया मैंने, ये लिया, इसके बाद ये ले लिया, तो ऐसे फिर हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे कैसे देखिए, ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको फिर हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया स्क्वायर। इस तरीके से भी हम बच्चों को जियो बोर्ड का यूज़ करके अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा सही है जियो बोर्ड के लिए, और इसी में सब चीज़ें आ जाती हैं। आप उसको सिमेट्री पढ़ा सकते हैं, रेज लाइन्स एंगल सब इसी में इंक्लूड हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे, जब उसको शेप के प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे तो उसमें उसका रेज बताएंगे, उसके एंगल बताएंगे, उसके वर्टेक्स बताएंगे, सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी, लाइन सेगमेंट आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन, proficiency in mathematical language in classroom can be enhanced by presenting the problem in the following sequence। क्या अगर कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब बच्चे का जो मैथ में जो प्रोफेंसी है, लैंग्वेज प्रोफेंसी है, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे।
एवरीडे लैंग्वेज यूज़, सिंबॉलिक लैंग्वेज। सबसे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे बच्चों को कि बच्चा मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझ सके, उसके उसमें प्रोफिशिएंट हो सके। एवरीडे लैंग्वेज यूज़ सही है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ से नहीं करेंगे आप। तो दो तो ऑप्शन हमारे सही है, एवरीडे लैंग्वेज यूज शुरू करें कि जो उसका डेली रोजमर्रा की जो भाषा है उसमें उस मैथमेटिकल लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। फिर मैथमेटाइज सिचुएशन लैंग्वेज, फिर उसके जो डेली लाइफ की जो लैंग्वेज उसको किस में करेंगे, गणितीय रूप देंगे। गणितीय रूप देंगे उसको कि वो गणित के तरीके से उस चीज़ को समझ सके, उस सिचुएशन में उसको ढालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसका उसको गणितीय समस्या समाधान की भाषा सिखाएंगे। डायरेक्ट थोड़ी अब गणित की कैसे समस्या को हल किया जाता है उसकी भाषा सिखाएंगे। पहले आप उसको ढालेंगे, उसको आप जो उसकी डेली लैंग्वेज थी उससे उसको मैथमेटाइज करेंगे कि वो उस सिचुएशन को मैथमेटिकल वे में सोचे। फिर जब सोचने लगे तो फिर आप उस लैंग्वेज का इस्तेमाल उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जब बच्चा मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेगा उस भाषा का इस्तेमाल करके, तो फिर आप उसको सिम्बॉलिक लैंग्वेज सिखाएंगे कि आप कैसे सिंबल की मदद से कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप सिंबल की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसकी यही कह रहा है कि आप रोजमर्रा की जो भाषा है उसको इस्तेमाल करेंगे। जब बच्चा उसको समझ जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी जो लैंग्वेज को क्या करें, मैथमेटाइज करेंगे, गणितीय रूप देने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे को ये ना लगे कोई नई चीज़ है। आपने उसी डेली लैंग्वेज को ही उसको एक मैथमेटिकल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके सामने फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम रखेंगे उसी लैंग्वेज में, ताकि बच्चे को उसे समझने में दिक्कत ना हो। जब बच्चा इन सब चीज़ों को समझ लेगा, जब बच्चे को उस लैंग्वेज में मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में अब आसानी हो रही है, उसको सॉल्व कर ले रहा है, तो हम लास्ट में उसके सामने क्या रखेंगे, सिंबॉलिक पिक्चर्स रखेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे, ताकि बच्चा उस सिंबल्स का इस्तेमाल करके उसको समझ सके और उसको कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही हम बच्चे को मैथमेटिकल जो लैंग्वेज उसको प्रोफिशिएंट कर सकते हैं, उसमें निपुण बना सकते हैं। तो उसका ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही है, ये सीक्वेंस इसमें बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए, सिंबॉलिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, लैंग्वेज मैथमेटिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम उसके डेली लैंग्वेज जो डेली उसके रोज़मर्रा की भाषा है उससे ही उसको हम इस चीज़ में प्रोफिशिएंट बनाने के लिए शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। देखिए, मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा नया टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का मैथ में क्वेश्चन पूछता है से प्राइमरी लेवल का ही है, बट ये कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आप उस क्वेश्चन को किस लेवल तक सोच सकते हैं वही तभी आपको समझ में आएगा। Procedural fluency in mathematics implies knowledge of rule, formula or algorithm and implementing them with accuracy and flexibility and efficiency। क्या कह रहा है, गणित में प्रकरण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना और उसके साथ उसका इस्तेमाल करना। तो पूछ रहा है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इन मैथमेटिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैथ में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैथ में क्या होता है। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है, एबिलिटी टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम सेम टॉपिक। किसी एक सेम टॉपिक से उसको सॉल्व करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी। समान प्रकार के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक विद सेम एफिशिएंसी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप एक ही तरीके से सबको सॉल्व कर लो। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप एक चीज़ को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व कर सको, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल होना। एबिलिटी टू सॉल्व पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग मोर देन वन अप्रोच, ये ऑप्शन इसका बेस्ट है, क्योंकि इसी में बता रहा है कि आप एक ही प्रॉब्लम को कई एक से ज़्यादा अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल होना। ठीक, तो इसका ऑप्शन 3 होगा 57 का। आगे बढ़ते हैं। ए चाइल्ड मेंटली कैलकुलेटेड 27 प्लस 38 एज 65। उसने दिमाग में इतना कैलकुलेट कर लिया कि 27 प्लस 38 कितना होता है, 65 होता है। व्हेन ही वाज आस्क्ड टू एक्सप्लेन हिज मेथड ऑफ एडिशन, जब उससे पूछा गया कि आपने कैसे इसको ऐड किया,
ही रिस्पॉन्डेड दैट 38 इज नियर टू 40, सो 27 + 40 = 67। उसने कहा कि जो 38 है 40 के पास में है, तो उसको हम 40 मान लेंगे और 40 को 27 में जोड़ेंगे तो 67 आएगा, और 67 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 65 मिलेगा। दिस स्ट्रेटेजी ऑफ एडिशन क्या कहते हैं? डायरेक्ट मॉडलिंग। डायरेक्ट मॉडलिंग नहीं करते हैं, रीग्रुपिंग। आपने यहाँ रीग्रुपिंग नहीं की। रीग्रुपिंग का मतलब है कि आपने नंबर को इधर उधर कर दिया और उसके आपने ऐड किया, ठीक। इंक्रीमेंटिंग, आपने इंक्रीमेंटिंग किया, फिर कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग इसका आंसर होगा, ठीक। कंपनसेटिंग क्यों? कि आपने कंपनसेट किया, आपने क्या कर दिया कि उसके आसपास का नंबर सोच लिया, जैसे कि आपको कोई नंबर 20 + 98 दे दिया। अब आप सोच रहे हैं कि उसको ऐड करना है, तो मैंने इसको 100 मान लिया। 22 + 100 कंपनसेट, तो कितना आएगा? 122 आएगा। 122 में से मैंने 2 घटा दिया, 120 आएगा, ठीक। तो आपने क्या कंपनसेट कर दिया, आपने एग्जैक्ट उसके आसपास का नंबर मान करके आंसर निकाल दिया। और फिर आपको जो आंसर चाहिए था, आपने जितना एक्स्ट्रा लिया था उतना आप उसमें एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका एक्चुअल आंसर होगा। इसे बोलते हैं कंपनसेट करना, ठीक। आपने क्या किया? कंपनसेट किया इस चीज़ को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के 2 क्वेश्चन लास्ट और है। मेंटल मैथ एक्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अ चांस टू डेवलप मेंटल कंप्यूटेशन प्रोसीजर एज द स्टूडेंट ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर फॉर फास्ट कैलकुलेशन। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बच्चा इसमें रिलेशनशिप निकाला फास्ट कैलकुलेशन के लिए। मास्टर प्रोसीजर लर्न टू इन क्लास यूजिंग पेपर पेंसिल। इस पेपर पेंसिल से मेंटल मैथ नहीं सिखा सकते हैं। मास्टर एल्गोरिथम लर्न एंड प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन लेस टाइम। कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्या का अभ्यास करना। इससे भी आपका मेंटल मैथ जो एक्टिविटी, मेंटल मैथ एक्टिविटी मतलब कि तो आपके ब्रेन को शार्प करना, आपके ब्रेन को थोड़ा और तेज करना, ठीक। डेवलप देयर स्पीड विद एक्यूरेसी फॉर कैलकुलेशन एंड हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। हाँ, ये हो सकता है कि इससे बच्चे का एग्जामिनेशन में क्या हो, परफॉर्मेंस बढ़े मेंटल मैथ से, कि उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक। तो ये भी ऑप्शन इसमें हो सकता है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका एक मेंटल मैथ का मतलब जब आप बहुत तेज उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेवलप मेंटल कंप्यूटेशन प्रोसीजर एज अ स्टूडेंट ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर फॉर फास्ट कैलकुलेशन। तो इस मेंटल मैथ में क्या होता है, बच्चा उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसमें रिलेशन निकाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, फास्ट कैलकुलेशन। इसी को कहते हैं मेंटल मैथ। इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज। A child of primary class is not able to differentiate between number, operation, symbol, coin and clock, and this indicates the child has problem regarding। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि एक प्राइमरी क्लास का जो स्टूडेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत हो रही है, नंबर में, ऑपरेशन में, सिंबल में, कॉइन में, क्लॉक हैंड में, ठीक। तो ये क्या, ये द चाइल्ड हैज प्रॉब्लम किस, कौन सी प्रॉब्लम बच्चे में? ऑडिटरी प्रॉब्लम, सुनने में, उसको नंबर देखने में दिक्कत, ऑपरेशन प्लस माइनस जो सिंबल उसको देखने में दिक्कत कर रहा है, कॉइन्स घड़ी की सुई उसको देखना समझ नहीं आ रहा है, तो उसको दिक्कत हो रही है विजुअल प्रोसेसिंग की। विजुअल में तो उसको देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक। उसको क्या हो रहा है, देखने में दिक्कत हो रही है, उसको दृश्यात्मक जो वस्तुओं में भेद नहीं कर पा रहा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि नंबर कौन से नंबर क्या है, ऑपरेशन कौन सा, प्लस माइनस, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो उनमें वो कैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि प्लस कहाँ यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई कहाँ यूज़ करेंगे। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन वाला दिक्कत है, देख के उसको नहीं बता पा रहा, तो इसे बोलते हैं विजुअल प्रोसेसिंग बच्चे में दिक्कत है, उसको दृश्य संबंधी जो दिक्कत है, इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं PYQ के। अभी तक लगभग हम लोग 70 से 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं मैथ के, और लगभग हम लोग डिस्कस करेंगे अराउंड, मेरे हिसाब से 900 800 to 900 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें मैथ के। इतने क्वेश्चन भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप आराम से 20+ स्कोर कर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बस आप चैनल को देखिए, इन चीज़ों को समझिए, ठीक। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है
तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको मैथ के PYQ मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो।